नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। बहुत से किसान आज भी गरीब हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ अपनी आजीविका ही चला पाते हैं। और ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने, समृद्ध बनाने के लिए हम हर रोज सुबह आपके साथ आते हैं। हमारे राज्य में ग्वार की खेती सब्जी और दाने हेतु किसान भाई करते हैं और हमारे जो किसान इसकी खेती सब्जी के लिए करना चाहते हैं वे किसान इसकी खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। तो आप हरी फलियों के लिए किस प्रकार से करें ग्वार की खेती, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर के डॉक्टर। किसान भाइयों, आज अपन ऐसी फसल की बात करते हैं जिसको हम अंडर यूटिलाइज सब्जी के रूप में देखते हैं, और वो है जायद में ग्वार की खेती। ग्वार सब्जी उत्पादन के लिए इसकी किस्म जो है सामान्य ग्वार से अलग होती है। ऐसी फसल है जो सामान्य दूसरे जो सब्जियां हैं उनसे अधिक आमदनी देती है, और अगर पोषकता की दृष्टि से देखें तो ये प्रोटीन से भरपूर, अधिक उत्पादन देने वाली, ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रखने वाली और साथ साथ में भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाली फसल है। इस फसल को लगा करके किसान भाई जायद के साथ साथ में खरीफ में भी इसका उत्पादन ले सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। प्रदेश के जो किसान भाई सब्जी के लिए ग्वार की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी खेती से अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए क्षेत्र अनुसार ग्वार की उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई करनी चाहिए। तो कौन कौन सी हैं फली के लिए ग्वार की उन्नत किस्में, आइए इस बारे में जानते हैं। जहाँ तक इसके किस्मों की बात है तो पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार, पूसा नवबहार, P28-1, शरद बहार, थार भादवी अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं। इनमें से किसी का भी हम चयन कर सकते हैं। सब्जी वाले ग्वार की खेती करने के लिए जहाँ तक हम जलवायु की बात करें तो ये सामान्य ग्वार की तरह ही बहुत अधिक तापमान सहन करने में भी सक्षम है। इसको हम कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य आसानी से उगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये कम पानी में भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, और बारानी क्षेत्रों में भी जहाँ पे कम पानी है, जिस मिट्टी का उपयोग अन्य सब्जियों के लिए नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे भी ग्वार वाली सब्जी का उपयोग हम कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। जहाँ तक हम मिट्टी की बात करें, अधिक उपजाऊ मिट्टियों में ही ग्वार की सब्जियों की खेती की जा सकती है। कम उपजाऊ मिट्टी या बालू मिट्टी में पौधे की साइज जो है वो छोटी रह जाती है और फलियाँ कम लगती है। अधिक उपजाऊ हो या फिर उसको पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक खाद डाल करके उसको उपजाऊ बनाया गया हो, उसमें हम ये आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य पीएच मान 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। खेत की तैयारी करने के लिए हमें 2 बार अच्छी प्रकार से मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 बार कल्टीवेटर चला करके खेत को भुरभुरा बनाना होता है। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन, बुआई से लगभग 15 दिन पूर्व गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलानी चाहिए। खेत में गोबर की खाद मिलाने से मृदा की जल ग्रहण क्षमता बढ़ती है। दलहनी फसल होने के कारण ग्वार को नत्रजन की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य तौर पर यूरिया 22 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 222 किलोग्राम एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय डालने पर फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार मिलती है। इसके साथ साथ में जब बीज दर की बात करते हैं, मान्यतः जायद मौसम में तो लगभग 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसके बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचार, बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। इसके लिए 100 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में घोल लेवे। घोल ठंडा होने पर इसमें 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर अच्छी तरह से मिला लेवे। इस घोल में 10 किलोग्राम बीज की अच्छी तरह से उपचारित करें ताकि सभी बीजों पर कल्चर की परत चढ़ जाए। अब बीजों को निकालकर छाया में सुखाएं। इसके बाद बीज को बुआई करना चाहिए। जहाँ तक किसान भाइयों लगाने के समय की बात करें तो इसको फरवरी माह से आगे जून जुलाई माह तक लगातार लगाया जा सकता है। लाइन से लाइन की दूरी 30 × 30 सेंटीमीटर से लेकर के बहुत ही अच्छी भूमि और अधिक उपजाऊ भूमि में 45 × 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। जहां तक जल प्रबंधन की बात है तो गर्मी के मौसम में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। ग्वार की बुआई के 20 से 25 दिन पर पहली निराई गुड़ाई एवं दूसरी 40 से 50 दिनों पर करनी चाहिए। समय पर निराई गुड़ाई करने से खरपतवार तो समाप्त होते ही हैं।
ग्वार की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप बहुत कम होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व की फसल है। इसमें मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाने वाला कीट सफ़ेद मक्खी है। सफ़ेद मक्खी का प्रकोप इसे नुकसान पहुंचाता है और उसको रोकने के लिए हमें क्लीन कल्टीवेशन करना चाहिए, समय पे निराई गुड़ाई करनी चाहिए, पौधों की संख्या अधिक नहीं रखनी चाहिए और इन्फेस्टेशन होने पे इमिडाक्लोप्रिड की आधी ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करना चाहिए। ग्वार में सामान्यतः जायद मौसम में किसी प्रकार के रोग का प्रकोप नहीं होता है, पर कई बार बारिश हो जाने के कारण से इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट का इन्फेस्टेशन होता है, जिससे काले धब्बे पड़ जाते हैं। कई बार पोड के ऊपर भी काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसको नियंत्रण करने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके इसका स्प्रे कर दें तो आसानी से इस बीमारी को भी रोका जा सकता है। तो इसमें लगभग 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है और आप देखेंगे बाजार में औसतन इसका भाव देखेंगे तो लगभग 40 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर के 60-70 रुपये प्रति किलोग्राम तक इसका भाव है। बेल की बागवानी अपने राज्य में बहुत से किसानों ने कर रखी है। उनको अपने बागों से अधिक फलों की प्राप्ति के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, आप बेल के बागों में इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश यादव। जीवनों रेशियो अनुपात है वो ज्यादा रहेगा, यानी ज्यादा पौधे जीवित रहेंगे। ये जो आप देख रहे हो ये 4 साल के पौधे हैं। 4 साल बाद में नरेंद्र बील 5 की किस्म वाले पौधे हैं। आप इसमें फलत देख रहे हैं। तो ये खुराक लेते रहते हैं पौधों में, तो इसको थोड़ा सा खुराक की आवश्यकता पड़ती रहती है। बागवानी भाइयों, बेल के बाग में अक्सर कई तरह के खरपतवार उगाते हैं जो पौधों से खाद पानी में प्रतिस्पर्धा करते हैं, साथ ही कीट रोगों को आश्रय भी देते हैं। इसलिए बेल के बाग में समय समय पर निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इसके अलावा मृदा की किस्म एवं मौसम के अनुसार समय समय पर सिंचाई करना चाहिए। ऐसा करने से अधिक संख्या में गुणवत्ता युक्त फलों की प्राप्ति होगी, जिससे लाभ अधिक मिलेगा। बेल के पौधों की अच्छी बढ़वार हो और अच्छी गुणवत्ता की अधिक फलन हो एवं पौधों को स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन करना जरूरी होता है, जिसमें प्रत्येक पौधे में 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 100 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति वर्ष प्रति वृक्ष डालनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक की ये मात्रा 10 वर्ष तक गुणित अनुपात में बढ़ाते रहना चाहिए। खाद को थालों में पेड़ की जड़ से 1 मीटर की दूरी पर चारों तरफ छिटक कर जमीन की गुड़ाई कर देनी चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है और जो बेसल डोज है तो वहाँ आप कैल्शियम डालें। जिप्सम का एक अच्छा स्रोत है। जिप्सम डालेंगे तो आप उसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलेगा। सूक्ष्म तत्व प्रति पौधा 50 ग्राम गोबर की खाद के साथ डालें तो उसमें ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा। बागवान भाइयों, बेल के बाग में एक मुख्य समस्या फलों के गिरने की और फलों के फटने की देखी जाती है, जिसके कारण बागवान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं फटने के कारणों एवं बचाव के सही उपायों के बारे में। ये देखा गया है कि बेल पत्र में फल फटने की समस्या, फल फटने का मुख्य कारण होता है 2 खुराक की कमी, बोरोन तत्व की कमी और कैल्शियम की कमी। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अनियमित रूप से सिंचाई करें। बगीचे में नियमित रूप से या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, सही समय पे सिंचाई हो रही है तो फल फटेंगे कम। सूक्ष्म तत्व बोरोन या कैल्शियम तत्व की कमी है तो उसमें फल फट जाते हैं। तो आप किसान भाई अगर समय पे खाद और उर्वरक डालेंगे और सही समय पे सिंचाई करेंगे तो जो फल फटने की समस्या है वो नहीं के बराबर है। अधिक उत्पादन के लिए प्रति पेड़ किसान ये सोचता है कि 1 क्विंटल से 2 क्विंटल उत्पादन और बिना फटे।
प्रदेश में गेहूं की जल्दी बोई गई फसल पकने वाली है और कुछ ही दिनों में इसकी कटाई भी होने लगेगी और इस काम को कराने में किसानों को मजदूरों की जरूरत पड़ती है, जो समय पर नहीं मिलते या मिलते भी हैं तो इनकी मजदूरी काफी अधिक देनी पड़ती है और ऐसे में किसान गेहूं की कटाई गाही अगर मशीन से कराएं तो उन्हें अच्छा लाभ होगा। तो चलिए इन मशीनों के बारे में जानते हैं कृषि इंजीनियर जया सिन्हा से। ये गेहूं की फसल हमारे भारत की मुख्य फसल में आती है। हमारे जैसा कि पता हमारे किसान भाई इसमें बहुत ज़्यादा इसमें लागत लगाते हैं और उन लागत को उनको रिकवर कराने के लिए हमें मैकेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे किसान भाई अभी तक सिकल या हसिया से कटाई करते हैं, चाहे वो धान की खेती हो चाहे वो गेहूं की खेती हो। तो उसको इससे क्या है कि हमारे किसान भाई मतलब ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है, टाइम ज़्यादा लगता है इससे। और हम जैसा कि हमें पता है कि मौसम आजकल हर दिन बदल रहे हैं, कभी भी बारिश और तेज़ हवा के कारण फसल का नुकसान हो रहा है। किसान भाइयों, खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिक सतत नए कृषि उपकरणों का आविष्कार कर रहे हैं, जिनके उपयोग से किसान कृषि लागत को कम कर अधिक उत्पादन ले सकते हैं और इन यंत्रों का किसान ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे। इसके लिए शासन इनकी खरीदी पर अनुदान भी उपलब्ध कराता है। तो आइए जानते हैं किन किन कृषि उपकरणों पर कितना अनुदान दिए है और इन यंत्रों का कार्य क्या है। जैसे हमारे फार्मर्स ये बहुत सारे कृषि यंत्र उपलब्ध है हमारे फार्म में, जैसे कि रीपर कंबाइनर, कंबाइन हार्वेस्टर, ये सब। ये ना केवल गेहूं की खेती करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं या कटाई करते हैं, बल्कि ये ओट, सरसों, दलहन, तिलहन आदि की भी हार्वेस्टिंग कटाई करते हैं। जो किसान भाई के पास ट्रैक्टर है वो फ्रंट माउंटेड रीपर लगा के उसकी गेहूं की कटाई कर सकते हैं। उसी तरीके से सेल्फ प्रोपेल जो रीपर है उस आराम से कतार में कटाई कर सकते हैं। इसकी जो कार्य क्षमता है लगभग 0.4 हेक्टेयर प्रति घंटा है। इसके अलावा हमारे समय की बचत हो जाती है, ज़्यादा जो कटाई के बाद जो लॉसेज होते हैं वो कम हो जाती है। और अगर हम कहे अगर इस रीपर के बाद अगर हमारे पास इससे भी अगर हम थोड़ा पैसे और लगा दें तो हम रीपर कम बाइंडर यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे किसान भाइयों के लिए ना केवल कटाई का काम करती है, गेहूं की कटाई का काम करती है, बल्कि इसको बोझे बना के इकट्ठा करके बोझा बना देती है, जिससे आसानी से हमारे किसान भाई इसको उठा के खेत से डायरेक्टली थ्रेशिंग के लिए ले जा सकते हैं या अपने घरों में रख सकते हैं और बाद में उसकी थ्रेशिंग कर सकते हैं। और आजकल हम कंबाइन हार्वेस्टर को भी अपने खेतों में खूब देख रहे हैं। कंबाइन हार्वेस्टर एक एकल इकाई यूनिट है, जिसमें क्या है कि इसमें कटाई भी हो सकती है, थ्रेशिंग भी हो सकती है, क्लीनिंग और सेपरेशन, मतलब कि भूसे और गेहूं के दाने को अलग अलग एक ही वक्त पे कर सकते हैं। इसका मतलब कि एक ही समय पे हम सारी चीज़ों का कटाई, थ्रेशिंग, क्लीनिंग और सेपरेशन कर सकते हैं। इससे हमारे किसान भाइयों का समय की बचत, लेबर की बचत बहुत हो जाती है और लगभग इसकी जो कार्य क्षमता है 1 हेक्टेयर प्रति घंटे के हिसाब से है। तो इससे क्या है कि हम किसान भाई अपने छोटे छोटे प्लॉट्स में आसानी से बिना ज़्यादा खर्च किए हुए मैकेनाइज्ड वे में कटाई कर सकते। इससे बहुत मतलब फसल का नुकसान नहीं हो सकता, जितना उनकी लागत हुई है उससे ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सकता है। किसान भाइयों, इन यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इन यंत्रों की खरीदी पर अनुदान के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जौ एवं चना की फसलें जिन क्षेत्रों में पकने की अवस्था पर हैं, वहां इन फसलों की कटाई करें। बैंगन एवं टमाटर की फसल में फल एवं तना छेदक कीट के नियंत्रण हेतु प्रभावित शाखाओं एवं फलों को तोड़कर नष्ट कर देवें तथा फल बनने पर एफिसेट 75 SP 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। दवा छिड़कने एवं फल तोड़ने में 7 से 10 दिन का अंतर रखें। कुष्मांड कुल की अगेती बोई गई सब्जियों में लाल भृंग कीट के प्रकोप की संभावना है। कीट अंकुरित एवं नई पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है। इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर एसिफेट 75 SP आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
प्याज की फसल में ऐंठन, मुरझान इत्यादि दिखाई देते ही मैनकोजेब 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। आम की फसल में फुदका कीट के प्रकोप की संभावना है। यह कीट फूलों, कोमल फलों एवं पत्तियों का रस चूसता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु मेलाथियोन 50 EC 1 मिली प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव फूल आने से पहले तथा दूसरा छिड़काव जब फल मटर के आकार के हो जाएं तब करें। पशुपालकों को मुंहपका एवं खुरपका रोग के प्रति टीकाकरण करवाने का उचित सलाह दिया जाता है। यदि पशु के रोग आ जाए तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें तथा उसके छालों को 0.1% लाल दवा के घोल से धोएं तथा निकट के पशु चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक दवा दिलावें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम फुलेता, जिला बूंदी के कमलेश कुमार ने। आपने दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करवाने के फायदे के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कृत्रिम गर्भाधान के बारे में कि कृत्रिम गर्भाधान जो प्राकृतिक गर्भाधान है उससे अच्छा क्यों है। क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान करने में जो पशु है उसके हीट का, स्ट्रेस का हम सही तरह से आकलन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें उच्च गुणवत्ता वाले जो वीर्य है उसको हम काम में लेकर एक से कई ज़्यादा पशुओं में जब हम उसका सीमन काम में लेते हैं तो वो जो सीमन है उसको डाइल्यूशन करके बहुत सारा ज़्यादा उसकी स्टोरेज बना ली जाती है और एक सांड के द्वारा हम बहुत सारी गायों को गाभित कर सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमको ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य करता है वो जब स्ट्रो को लिक्विड नाइट्रोजन से बाहर निकालता है तो उसको ज़्यादा हवा में ज़्यादा देर नहीं रखे और उसका सीधा थ्रोइंग कर उसको हम पानी का जो गिलास होता है जिनमें एक निश्चित तापक्रम के अनुसार उसको हम रखते हैं और उसके अंदर रखने के बाद उसका हम थ्रोइंग उसको मानते हैं। तो एक तो तापक्रम जो है वो थर्मामीटर के द्वारा नापा जाए, एक घन को स्ट्रेच किया जाए और स्ट्रेच करने के बाद में हम उसके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करें। उससे पूर्व हमको पशु की जो है उसकी भी तैयारी हमको पूर्ण करनी चाहिए। उसको पहले से हम जांच लें कि हाँ वो पूरी तरह से स्ट्रेस में है, हीट में है और हम ये भी जांच लें कहीं वो पहले से गाभिन तो नहीं है। तो ये सब जांचने के बाद ही हम ये सब कार्रवाई करें और उसके बाद उस पशु के जो जननांग है उसके बाहर जितना भी अंग है उनको अच्छी तरह से साफ़ करें और उसके बाद में उनको हम कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशु को तैयार करें और फिर कृत्रिम गर्भाधान करें। इस बात में भी ध्यान रखना चाहिए कि पशु को जो पाली में आता है, जो स्ट्रेस में आता है, वो उसका उपयुक्त समय पर उसका गर्भाधान होना चाहिए। उपयुक्त समय का मतलब ये है कि जब पशु अपना स्ट्रेस का साइन शो करता है, जब बोलता है, उसके 12 घंटे बाद हमको एआई करानी चाहिए। तो 12 से घंटे के बाद में जो बीच के 24 घंटे हैं वो बिल्कुल उपयुक्त हैं और हमें एक समय में एक ही स्ट्रो का प्रयोग करना है। अगर हमको वापस उसको गर्भाधान करना है तो उसके बीच में 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर हमको दूसरी स्ट्रो यूज़ करनी है तो उसमें 8 घंटे का अंतर ज़रूर होना चाहिए। पशु को अगर गाभित कराएंगे तो उसका हम एक अच्छे तरह से लाभ ले पाएंगे। तो कृत्रिम गर्भाधान बहुत उपयुक्त विधि है और उससे हमको बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इस तरह से अगर हम गर्भाधान करेंगे तो हम गर्भाधान के प्रतिशत को भी बढ़ाएंगे और पशु अगर गाभित हो जाता है समय पर तो ये भी एक फ़ायदा है कि हम 21 दिन आगे चलते हैं और 21 दिन का उत्पादन जो होता है वो बहुत होता है एक पशु में। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भेड़ बकरियों में पीपीआर रोग का कड़े समय रहते निदान। गर्मियों में हरा चारा उगाएं और पशुओं से अधिक दूध उत्पादन पाएं।